नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम और खबर ये है कि चीन अब एलएसी से पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 किलोमीटर उसने अपनी सेना हटा ली है, तंबू उखाड़ लिए हैं और जिस भभकी को गीदड़ भभकी को चीन दे रहा था उससे वो पीछे हट गया है। और ऐसा क्यों हुआ, इस कारण को भी हम बताएंगे। और कांग्रेस जिस तरीके से कल सवाल उठा रही थी, आज कांग्रेस के मुंह में दही जमा हुआ है। उसकी तरफ से शशि थरूर ने आज जरूर ट्वीट किया और वो कहता है कि भारत सरकार की चुप्पी अजीब है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि चीनी किस तरीके से पीछे हट रहे हैं। एक तरीके से वो रिट्रीट कर रहे हैं, जो कि सेना की भाषा में एक तरीके से हार मानना ही होता है। चीन की कोशिशें क्या थी, क्यों चीन एलएसी के इस पार आने का नाटक कर रहा था या दिखावा कर रहा था, और क्या ये पहली बार हो रहा था, ये सारी बातें भी हम आपको बताएंगे। पिछले साल चीन ने करीब 600 बार एलएसी को क्रॉस करने की कोशिश की, जिसका जवाब दे दिया गया और वो वापस चला गया। इस बार चीन ने जो हरकत की वो ज़्यादा बड़ी दिख रही थी और ऐसा लग रहा था कि चीन भारत की सीमाओं पर अतिक्रमण करने की सोच रहा है, लेकिन उसकी इस बात की भनक लगते ही भारत सरकार ने अपनी सेना का दबाव एलएसी पर बढ़ा दिया और उसके बाद चीनियों के पास केवल गीदड़ भभकी देने के सिवा कुछ बचा नहीं। और यही वजह थी कि ग्लोबल टाइम्स नाम के सरकारी अखबार में चीन ये दावा करता रहा कि गलवान घाटी का पूरा इलाका उसका है और उसने तमाम क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। और उसी को आधार बनाकर भारत की विपक्षी पार्टी, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस, जिसके एक पूर्व प्रधानमंत्री ने देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन को गिफ्ट कर दिया था, अक्साई चीन जिसे आज नाम दिया जाता है, उसी का पड़पोता ये कहने लगा कि भारत सरकार चुप क्यों है, चीन ने हमारी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया है। और इस बात को कहे हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि चीन ने दिखा दिया कि उसने कब्जा नहीं किया है, बल्कि वो एलएसी तक आ गया था और अब वापस जा रहा है। अब इस वापसी के पीछे की वजह क्या है वो हम आपको समझाते हैं। भारत की, जो हमने बताया था आपको कि चक्रव्यूह की वजह से ये चीन फंसता हुआ नज़र आ रहा है और इसके पास पीछे लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर ये युद्ध में घुसा, इस चक्रव्यूह में अंदर घुसा, तो ये वापस नहीं जा पाएगा और बाद में फिर चीन भी नहीं बचेगा। निश्चित तौर पर यही अंदेशा चीन को भी हो गया था। चीन को लगता था कि वो भारत की सीमाओं पर अपना दबाव बनाएगा तो भारतीय सेना पहले की तरह चुप बैठी रहेगी और इसको बातचीत से सुलझाने की कोशिश करेगी। लेकिन जब चीन को ये पता चला कि 1 महीने बाद तक भी एस जयशंकर और अजीत डोभाल में से किसी को भी भारत सरकार ने चीन से बातचीत करने के लिए नहीं लगाया है, इसका मतलब ये है कि भारत इस बार पूरा हिसाब कर लेने के मूड में है। भारत ने इस चीन की सेना के अतिक्रमण का जवाब अपनी सेना के द्वारा ही दिया और भारत सरकार ने सबसे पहला जो सख्त कदम उठाया था वो था भारतीय सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने को भारतीय सीमा पर भेजना। एलएसी पर जाकर उन्होंने सैनिकों का हौसला बढ़ाया और उन्हें कह दिया कि जब तक चीन की तरफ से गोली न चले, गोली तो आप भी मत चलाना, लेकिन चीन के हर हाथ का जवाब मुक्के से देना और ईंट का जवाब पत्थर से देना। वही सेना ने किया भी। चीनियों ने जब जब भारतीय सीमा के अंदर घुसने की कोशिश की, भारतीय सैनिकों ने, चाहे वो आईटीबीपी के सैनिक रहे हों या भारतीय सेना के सैनिक रहे हों, उन्होंने मुक्कों से मार मार कर ही उनके थोबड़े लाल कर दिए। चीन लाल आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत के 2.5 किलो के हाथ के आगे उसकी एक नहीं चली। और उसकी दूसरी वजह यह थी कि चीन को ये लगता था कि कोरोना वायरस की वजह से एक तो उसकी पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है, लेकिन साथ ही साथ चीन के अंदर भी जिस तरह विद्रोह का मामला बढ़ता जा रहा है, विद्रोह होने की संकट पैदा हो गया है, क्योंकि चीन के अंदर इस कोरोना की वजह से लाखों लोग मरे हैं, जिनको चीन आज उनकी संख्या को छुपा रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर जनता ये सोच रही है कि इतने लोग तो कोरोना से मर गए, अगर इसी तरह से हालत रहे तो हम भूखे प्यासे भी मरेंगे, क्योंकि चीन में आज भोजन की बहुत ज़्यादा कमी है। और यही वजह है कि चीन के लोग मक्खी से लेकर कॉकरोच तक और चूहे से लेकर बिल्ली, आदमी, चमगादड़, जाने क्या क्या खाते हैं, इसको लेकर तमाम वीडियो और तमाम समाचार आते रहते हैं। चीन के यहाँ पर किसी तरीके की स्वतंत्र मीडिया नहीं है, जिसकी वजह से सच्चाई बाहर नहीं आ पाती है। सच्चाई के तौर पर वही बाहर आता है जो चीनी सरकार दिखाना चाहती है। और इसी वजह से चीनी लोगों के अंदर जो असंतोष फैल रहा था उसको डाइवर्ट करने के लिए चीन ने भारत के साथ सीमा विवाद पैदा करने की कोशिश की। चीन को ये लगा कि भारत अपने जो कोरोना की लड़ाई में इतना कमज़ोर हो गया या इतना लिप्त है कि वो चीन की इस हरकत का जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन ये उसकी आशंका निर्मूल साबित हुई और भारतीय सेना ने चीन को दिखा दिया कि भारतीय सेना चीनी सेना से किसी भी हालत में कमज़ोर नहीं है।
चीन ने अपनी आर्टिलरी लगाई, अपनी तोपें लगाई, अपने विमान उड़ाने की कोशिश की और भारत ने भी उसी की भाषा में उसको जवाब दिया। भारत ने 2 ब्रिगेड लगाई, इसका मतलब होता है 6000 सैनिक, और उसके अलावा आईटीबीपी तो पहले से ही थी। उसके साथ साथ सुखोई जैसे, मिराज जैसे तमाम जो लड़ाकू विमान हैं उनको भी सेना पर लगाया, और साथ ही साथ बोफोर्स तोपों की तैनाती भी एलएसी के आसपास कर दी, जिससे चीन को पता चल गया कि इस बार भारत भी इसी रास्ते से जवाब देगा। 1962 में चीन ने इसी रास्ते से सबसे बड़ा आक्रमण किया था। 1962 की और इस बार की घटना में कुछ समानताएं हैं। 1962 में भी जब चीन के अपने देश के अंदर असंतोष फैल रहा था और नागरिक विद्रोह करने की स्थिति में आ गए थे, उसको डाइवर्ट करने के लिए चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, और इस वजह से चीन में वो राष्ट्रवाद के नाम पर चीनी सरकार बच गई थी, क्रांति होते होते बच गई थी, कम्युनिस्ट पार्टी का तख्ता पलट होते होते बच गया था। लेकिन इस बार भी ऐसा ही होता हुआ जब चीन को दिखा तो शी जिनपिंग ने भी वही नीति अपनाई, और उसने पहले दोस्ती का ड्रामा किया और उसके बाद में फिर उसने आक्रमण करने की कोशिश की। लेकिन इसका जवाब बहुत ताकत के साथ भारत ने दिया, और इस बार जो भारत था वो 1962 का भारत नहीं था। इसमें 2 बड़े अंतर थे। हमारी सेना भी पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। पहले चीन की सेना की जो संख्या थी वो ज़्यादा थी, इस बार भारतीय सेना चीन की सेना से संख्या में बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात ये थी कि पहले हमारे यहाँ एक अय्याश किस्म का जवाहर नाम का प्रधानमंत्री था, लेकिन इस बार जो प्रधानमंत्री है वो 130 करोड़ लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलने वाला और सख्त निर्णय देने वाला प्रधानमंत्री है, जिसकी कूटनीति के आगे चीन कुछ भी नहीं है। और यही वजह थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई तो उन्होंने चीन के अतिक्रमण का मुद्दा भी उठाया, और इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया कि हम हर ज़रूरत में आपके साथ खड़े हुए हैं, आप अपने तरीके से चीज़ों से निपटिए और ज़रूरत पड़ेगी तो हम चीन को सबक सिखाएंगे। दूसरी बात यह भी थी कि चीन के खिलाफ आज पूरी दुनिया के तमाम देश हो गए हैं, और सभी देशों को ये लगता है कि चीनी वायरस ने जितनी मौतें, जितनी जिंदगियों को तबाह किया है इस दुनिया में, उतनी मौतें न तो पहले विश्व युद्ध में हुई थी न दूसरे विश्व युद्ध में हुई थी। तो एक जो खतरा रहता है कि अगर युद्ध होगा तो निश्चित तौर पर जानें जाएंगी, और दुनिया में इतनी जानें, 4 लाख के करीब जानें, 3,88,000 लोग मर चुके हैं अब तक, 4 लाख के आसपास ये संख्या है, इतनी जानें चीनी वायरस की वजह से चली गई हैं। दुनिया के तमाम देश ये सोचते हैं कि अगर इस समस्या की जड़ चीन को ख़त्म नहीं किया गया, कमज़ोर नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में ये इसी तरीके से दुनिया से जो जनमानस है उसकी हानि करता रहेगा, लोगों की जान लेता रहेगा। इसी वजह से तमाम देश इस बार युद्ध के मूड में है, चीन को ख़त्म करने के मूड में है। ये बात चीन भी समझ रहा है। उसको लगता है कि पाकिस्तान या उत्तर कोरिया जैसे 1-2 देश ही उसके साथ खड़े नजर आएंगे। अगर उसने युद्ध करने की कोशिश की तो ये विश्व युद्ध होगा, और तीसरे विश्व युद्ध में इस बार केवल एक ही देश खड़ा होगा जिसके खिलाफ पूरी दुनिया लड़ रही होगी। साथ ही साथ एक और कारण ये था कि चीन की जो अर्थव्यवस्था है कोरोना वायरस की वजह से टूट चुकी है, ट्रेड वार की वजह से टूट चुकी है, और जिस तरीके से चीनी सामानों का बहिष्कार न केवल भारत में होने लगा है, तमाम अन्य देशों में भी चीन के प्रति गुस्सा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, ताइवान हो, जापान हो, या फिर ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश हो। रूस के अंदर भी कहीं ना कहीं चीन के प्रति गुस्सा है, और अमेरिका में जिस तरीके से लाखों लोगों की मौत हो चुकी है, तो अमेरिका तो सबसे बड़ा दुश्मन इस समय चीन का है, और उसका खामियाजा चीन को आर्थिक रूप से उठाना पड़ रहा है। नेपोलियन बोनापार्ट, जिसको कि यूरोप का विजेता कहा जाता है, उसने एक बार एक बात कही थी कि आर्मी मार्चेज ऑन इट्स स्टमक, यानी कि सेनाएं अपने पेट के बल चलती है। अर्थव्यवस्था ही सेनाओं की मजबूती का एक सबसे बड़ा कारण होता है, और आज जिस तरीके से चीन की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, हालांकि पूरी दुनिया को वो यही संदेश दे रहा है कि उसकी अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन हकीकत ये है कि कोरोना की वजह से चीन में बहुत ज़्यादा मारामारी मची हुई है, और उसको छुपाने के लिए वो सीमा विवाद पैदा कर देना चाहता था। और उसे ये भी पता है कि अगर युद्ध हुआ तो भारत जो चीन का आज की तारीख में सबसे बड़ा बाजार है, उस बाजार के खत्म होने का भी उसके ऊपर खतरा है। भारत अगर अपने यहाँ चीन का आयात बंद कर देगा तो चीन की आधी से ज़्यादा आबादी भीख मांगने का कगार पर आ जाएगी। अब उनको छिपकली से लेकर कॉकरोच और चूहे भी नहीं मिलेंगे खाने के लिए, तो फिर वो खाएंगे क्या? इसका मतलब ये है कि वो सीधे तौर पर सरकार के विरुद्ध ही विद्रोह कर देंगे। इस डर से चीन पीछे हट रहा है, ये भी एक बड़ा कारण है।
साथ ही साथ जिस तरीके से कूटनीतिक तौर पर भारत ने जापान हो या ऑस्ट्रेलिया हो, वियतनाम हो, इन सभी देशों के साथ भी संबंध बनाए और अमेरिका के साथ तो भारत की जुगलबंदी सबको पता है। और अमेरिका में जो चुनाव होने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि अगर उन्हें चुनाव जीतना है तो कोरोना की वजह से जो मौतें हुई हैं उनका जो दोषी है चीन, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई जब तक वो करके नहीं दिखाएंगे या चीन के ऊपर सख्ती नहीं दिखाएंगे तब तक अमेरिका में उनका दोबारा जीत पाना बड़ा मुश्किल है। और यही वजह है कि शुरू से लेकर अब तक डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है चीन के ऊपर एक बहुत ज़्यादा आक्रामक रुख है और वो तमाम ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे चीन की कमर टूटे। उन्होंने तमाम कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कराया, चीन को सीधे तौर पर तगड़ा झटका दिया और उसके बाद भी उन्होंने कह दिया कि अभी भी वुहान वायरस की जांच चल रही है। अगर ये साबित हो गया कि चीन की सरकार या चीन पूरी तरह से इसको फैलाने में दोषी है तो निश्चित तौर पर हम उसको उसके किए की सज़ा देंगे। एक बार बराक ओबामा ने कहा था कि हमारे एक नागरिक मरता है तो हम उसकी मौत का बदला लिए बगैर नहीं बैठते हैं, लेकिन यहाँ तो अमेरिका के 1 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके हैं और उस मौत का कारण अगर कोई है तो अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर चीन है। वैसी स्थिति में अमेरिका चीन को छोड़ने की किसी भी तरीके से सोच भी नहीं सकता और यही वजह है कि चीन नहीं चाहता कि वो एक तरफ अमेरिका से लड़े और दूसरी तरफ भारत जैसे शक्तिशाली देश से जिसके साथ आज पूरी दुनिया खड़ी हुई है। और यही वजह है कि चीन ने अब अपनी सेनाओं को पीछे हटाने का निर्णय लिया है। जय हिंद, जय भारत।